हेलो, वेलकम बैक। अब जो है सोलेनॉइड के बारे में हमको स्टडी करना है। इसके बाद आपको एक इंस्ट्रूमेंट और बचा है, टोरॉइड। इसके बाद आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वो ख़त्म हो जाएगा। सोलेनॉइड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है किसके लिए? तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है वो हम अभी सीखेंगे कि सोलेनॉइड के अंदर करंट का फ्लो करा के आप मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस होता है तो क्या ये बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। क्या ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो कुछ ऐसा ये जो होते हैं वो हार्ड जो होते हैं, प्लास्टिक होते हैं या फिर कागज़ पेपर्स होते हैं, जिसको आप हार्डली रूप से ये मान करके इसको लेकर चलते हैं कि ये जो होता है कंडक्टिंग ना हो। इस पर हम वायर जो है लपेट देते हैं। क्या करते हैं? वायर को लपेट देते हैं। लेकिन ये जो वायर होना चाहिए वो इनामेल्ड होना चाहिए। इसका मतलब ये कि ये वायर के चारों तरफ से पॉलिश्ड होना चाहिए, इनामेल्ड होना चाहिए, जो कि अगर एक वायर जो है दूसरे वायर से अगर टच करे वो एक प्रकार का कंडक्टिंग नहीं होना चाहिए, इंसुलेटर परफेक्टली रूप से होना चाहिए। इसी तरह के वायर होते हैं, बहुत सारे वायर को हम बाइंडिंग किए हुए रहते हैं, इस पर लपेट देते हैं। लपेटने के बाद ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। इसका हिंदी मीनिंग जो होता है उसको परिनालिका बोलते हैं। इसका यूज जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसको मेनली रूप से हम डील करेंगे लॉन्ग सोलेनॉइड के रूप में। कैसा? लॉन्ग। लॉन्ग सोलेनॉइड कहने का मतलब ये है इसका जो लेंथ होगा वो ये जो रेडियस या डायमीटर से काफी बड़ा होगा। मतलब ये है कि ये जो लेंथ हुआ, जैसे ये मान लेते हैं एल है, तो एल जो है इस डायमीटर से कंपैरिजन में एल जो है बड़ा होगा। इसीलिए लॉन्ग सोलेनॉइड को कंसीडरेशन में लाते हैं कि जो डायमीटर होगा वो लंबाई की तुलना में काफी छोटा होगा, ठीक है। इस छोटे से मानने के लिए, इस छोटा डायमीटर मानने के लिए इसके पीछे भी एक कारण है कि जितना ज़्यादा लंबा सोलेनॉइड होगा, इस सोलेनॉइड के बाहर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो जीरो होगा। ये मेरा एजम्पशंस होगा जब अभी इसको पढ़ेंगे तो, कि एजम्पशंस ये हैं कि अगर ये ज़्यादा लंबा हो गया सोलेनॉइड तो बाहर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा? जीरो होगा। मतलब अगर ये लंबा हो गया तो बाहर इक्वल टू बाहर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा, लेकिन अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अभी देखेंगे कि किधर नॉर्थ पोल बन रहे हैं, किधर साउथ पोल बन रहे हैं। सबसे पहले तो इसी को देखना होगा कि अगर करंट का फ्लो जो है, अगर धारा का फ्लो जो है, अगर मान लेते हैं कि इस बैटरी को, एक्सटर्नल सोर्स को, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, अगर करंट जो है इधर से चल रहा है आई, तो ये वाला छोर कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा कि साउथ पोल होगा? ये वाला छोर कौन सा पोल होगा? और थोड़ी देर के लिए एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अगर आप जैसे मान लेते हैं कि ये बाइंडिंग हो गया वायर का, बहुत सारे वायर लेयर रहते हैं इस पे। अगर मान लेते हैं कि करंट का फ्लो इधर से जाने लगा, करंट का जो फ्लो है इधर से जाने लगा, तो क्या अगर इस तरह के केस में अगर ये नॉर्थ पोल बन रहा है तो क्या इस तरह के केस में यही नॉर्थ पोल रहेगा या फिर चेंजेज होंगे? क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिसीजन हो जाएगा तो हम ये समझ सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर में किस डायरेक्शन की ओर होगा और बाहर में किस डायरेक्शन की ओर होगा। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं, इस परिनालिका का, सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल किस किस दिशा में है, ठीक है। उसके लिए आपको एक चीज देखना पड़ेगा, क्या
कि सोलेनॉइड को अगर मान लेते हैं कि ये सोलेनॉइड है मेरा, इसके ऊपर बहुत सारे वायर को बाइंडिंग किए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह हमको अभी ये देखने में कैसा लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है, ऐसे देख रहे हैं हम इस तरह से। अगर इसी वायर को, इसी सोलेनॉइड को हम इस तरह से देखें तो हमको कैसा लगेगा कि अगर मान लेते हैं कि इस सोलेनॉइड को इस तरह से देखेंगे तो कैसा लगेगा, जस्ट लाइक एक सर्किल दिखेगा। अब सर्किल में धारा जो है किस दिशा में चल रहा है, वो तो अगर धारा इस दिशा में फ्लो हो रहा है तो करंट इस दिशा में जाएगा, आई। अगर जो धारा है इस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है का मतलब ये जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। अगर धारा का फ्लो जो है घड़ी की सुई की दिशा में हो तो कौन सा पोल जनरेट होगा। अगर दूसरी बात कि अगर जो धारा का फ्लो है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है, ये विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में है तो धारा का फ्लो जो होगा वो किधर से किधर होगा, उसको देख लेते हैं। क्या सेकेंड केस नंबर, ये फर्स्ट है, ये केस नंबर 2 है। अगर यदि धारा की दिशा क्लॉकवाइज, ये क्या है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जो होता है इसको या बोल सकते हैं घड़ी की सुई की दिशा में। सुई की दिशा में क्या घड़ी की सुई की दिशा में है, तो धारा। अगर धारा जो है घड़ी की सुई की दिशा में है और एक जो केस मान लेते हैं, क्या यदि धारा का प्रवाह एंटी, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को जो बोलते हैं वो बोलते हैं घड़ी की सुई के विपरीत। मतलब ये कि अगर एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है आपका करंट, तो सुनिए इसमें देखना पड़ेगा क्या, अगर इस तरह से फ्लो हो रहा है, इस तरह से फ्लो हो रहा है, मतलब कि इस छोर को देखेंगे, इस वाले छोर को, तो धारा जो है इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, मतलब ये कौन सा है, तो एंटी क्लॉकवाइज। ये जो बिहेव करेगा वो नॉर्थ पोल की तरह करेगा। कैसा करेगा, तो नॉर्थ पोल। कैसा करेगा, नॉर्थ पोल। ये जो करेगा वो क्या करेगा, ये करेगा साउथ पोल। मतलब अगर करंट धारा की दिशा जो है क्लॉकवाइज में होता है तो साउथ पोल करेगा बिहेव। अगर वहीं धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज में है तो आपका जो बिहेविएशन रहेगा वो रहेगा कैसा, नॉर्थ पोल। ठीक है। ये दो कंसेप्ट जो होते हैं मेनली रूप से बहुत सारे इंपॉर्टेंस में होते हैं, क्योंकि अगर हम सोलेनॉइड को लेंगे तो कौन सा छोर नॉर्थ पोल होगा, कौन सा छोर जो होगा साउथ पोल होगा, इसको मानने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल होगा, किस तरह के नियम से। तो बस ये देख लेना है कि जो धारा का फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो नॉर्थ पोल मानेंगे, ये हो गया एंटी क्लॉक। अगर वहीं जो है क्लॉकवाइज हो रहे हैं तो ये साउथ पोल हो गया। क्लॉकवाइज में साउथ पोल होते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर धारा का फ्लो होगा तो साउथ पोल होगा।
अगर वहीं एंटी क्लॉकवाइज में धारा का फ्लो होता है तो क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, अब चलते हैं सोलेनॉइड की तरफ। ये तो आपको ये देखने के लिए है कि नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, क्योंकि अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डिसीजन हम कर लेंगे तो ये बता सकते हैं कि बाहर में मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जा रहा है और अंदर में किधर से किधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। लॉन्ग सोलेनॉइड कहने का मतलब तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि लॉन्ग सोलेनॉइड इसलिए हम कंसिडरेशन में ला रहे हैं क्योंकि जो डायमीटर है उसका वो लेंथ के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होगा। ये जो लेंथ है L वो इस डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। कौन बड़ा है, तो L जो है ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन D। ये मेरा एजम्पशंस है, क्योंकि ये जो लेंथ है वो डायमीटर के कंपैरिजन में रहेंगे तो जितना अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी के कंपैरिजन में बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगर बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है तो ये और सारे इंस्ट्रूमेंट को ये क्या करेगा, तो आपको डिफ्लेक्ट में ला सकता है। और सारे इंस्ट्रूमेंट को, और सारे जो डिवाइसेस लगे हैं उस इंस्ट्रूमेंट में, उसका आपको डिफ्लेक्ट कर सकता है, उसको अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए बाहर में हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ना हो, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड हो, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट से हमको काम लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि यदि सोलेनॉइड की लंबाई व्यास की तुलना में बड़ी हो तो सोलेनॉइड के बाहर, बोले तो परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है का मतलब ये है कि अगर लेंथ जो है डायमीटर की तुलना में बड़ा है तो बाहर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा, तो जीरो होगा। ठीक है, आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये जो होते हैं वो पेपर्स होते हैं या फिर कूट या फिर हार्ड प्लास्टिक वैसे तरह के होते हैं। इसी के ऊपर एनामिल्ड वायर्स को, मतलब कवर वाले पॉलिश किए हुए वायर को बाइंडिंग किया जाता है बहुत क्लोजली करके, मतलब बहुत पास करके। और इस तरह से इसके दोनों एंड में आपको धारा प्रवाहित करने होते हैं। धारा प्रवाहित करने से आपको चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो गया। इसका मतलब एक फिगर ड्रॉ करते हैं कि कैसे ये लगेगा, कि देखिए एक मिनट, इस तरह से। तो अंदर, बाहर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वो कितना है, जीरो है। अंदर में लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ कंसिडरेशन में है, उसको अभी निकालेंगे कि कितना होगा अंदर मैग्नेटिक फील्ड। वो डिपेंड करता है कि आप कितने टर्न्स का आप सोलेनॉइड लिए हैं। वैसे अभी एक्सप्रेशन लाते हैं। तो देखिए, अगर हम कनेक्शन कर देते हैं, ये जो L है कनेक्शन कर देते हैं इस तरह से कुछ, तो जो धारा है, धारा की दिशा जो है, अगर ये V पोटेंशियल है तो धारा का दिशा अगर इधर से इधर जा रहा है I, तो जो धारा होगा सब नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे आएगा धारा। तो
अभी बताया कि जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, वो कैसा बिहेव करेगा, तो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, और जो क्लॉकवाइज में करंट होगा वो साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। तो आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होता है, तो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है और साउथ पोल की ओर जाता है। तो देखिए ऐसे ऐसे कुछ होगा, इधर से निकला, इधर एंट्री कर गया, फिर से ये भी आएगा, इधर से निकला, इधर एंट्री कर गया, ये तो पता चल गया कि ये जो है नॉर्थ पोल है, ये जो है साउथ पोल है। अब ये बताइए कि अगर बाहर में मैग्नेटिक फील्ड का देखिए, ये जो जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ेगा ना, जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ेगा उतना ही ये बहुत ज़्यादा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की रेखाएं हैं इनका डिस्टेंसेस बढ़ता जाएगा। इनको नियर अबाउट किसके तरफ टेंड कर सकते हैं, तो जीरो की तरफ टेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अंदर में मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होगा, तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड का दिशा है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का दिशा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बारीकी रूप से देख लीजिए कि क्या क्या इसमें हो रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं और किधर जा रहे हैं, साउथ पोल की तरफ, और साउथ पोल में एंट्री करने के बाद ये फिर से अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो साउथ से नॉर्थ होगा। बाहर में भले ही नॉर्थ से साउथ है, लेकिन अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जो है साउथ से नॉर्थ है। तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर है, तो सोलेनॉइड के बाहर जो है नॉर्थ टू साउथ, और सोलेनॉइड के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, चुंबक में पूछे जाते हैं। भले ही आप हो सकता है कि सोलेनॉइड में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड्स वगैरह में क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, लेकिन चुंबक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं कि चुंबक में अगर बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ है, तो अंदर में किधर से किधर है, तो सिंपल रूप से उसके अपोजिट होंगे। अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होगा, तो सोलेनॉइड के अंदर जो है देखिए किधर से किधर है, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। अब एक्सप्रेशन हमको लाने हैं कि अगर, इसको पहले नोट कर लीजिए, एक्सप्रेशन लाने हैं कि किस तरह से डिपेंड करते हैं कि जितना टर्न्स होंगे और कितना करंट जा रहा है, उसके अनुसार से आप मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्या हमको जो निकालने हैं वो ये है कि किसी सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का गणना। तो सोलेनॉइड है, कैसे देखिए, इसको रफ कर देते हैं और फाइनली फिगर को ड्रॉ करते हैं। अब जो हमको वायर का कोई कंसिडरेशन नहीं लाना है, हमको ये तो पता चल गया कि ये जो है नॉर्थ है, ये साउथ है, तो सिंपल रूप से हम इसका एक ये बनाते हैं कि इस तरह से है, ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये तो पता है कि वायर जो है इस तरह के कंपैरिजन में आ रहा है और जा रहा है। इसको इसलिए बनाया है क्योंकि इस तरह से वायर आ रहा है और फिर इसमें आ रहा है, फिर इसमें, फिर इसी तरह करके इसी तरह करके घूम रहा है ऊपर नीचे, ठीक है। एक स्ट्रिप लेते हैं अंदर और बाहर करके, कैसा, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। इस ए बी को
इस लेंथ को जो है एल मान लेते हैं। क्या माना कि सोलेनॉइड की लंबाई एल है तथा फेरों की संख्या कैपिटल एन है। मतलब ये है कि अगर इस लेंथ को, इस तरह के शेप को, ये मान लेते हैं कि ये स्क्वायर शेप है, ए बी सी डी, ये स्क्वायरल शेप है। इस स्क्वायरल शेप का जो साइड है वो एल मान लेते हैं, तो ये एल हो गया, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल। लेकिन इस लेंथ में कितना फेरा है, तो कैपिटल एन टर्न्स है। मतलब कि एन, इतने में कैपिटल एन फेरा लगा हुआ है। ठीक है, एन फेरा किया हुआ है, फेरों की संख्या जो है कैपिटल एन है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो सुनिए, अंदर में, बाहर तो ये पता चल गया कि बाहर में जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो जीरो है, इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है। तो एक इक्वेशन आया था एम्पियर सर्किटल लॉ, उसमें आपको किसी बंद परिपथ में जैसे ए बी सी और डी और फिर ए, ये क्लोज्ड लूप हो गया, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड प्लस इसका मैग्नेटिक फील्ड प्लस इसका मैग्नेटिक फील्ड प्लस इसका मैग्नेटिक फील्ड, चारों का मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐड कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो बी डॉट डी एल ए बी सी डी के कारण हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये है कि अगर इस टोटल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड प्लस इसका मैग्नेटिक फील्ड प्लस इसका मैग्नेटिक फील्ड प्लस इसका मैग्नेटिक फील्ड, चारों को ऐड कर देंगे। चारों को जब ऐड करेंगे तो इस पूरे क्लोज्ड लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। मतलब ये है कि अगर बी डॉट डी एल जो है ए बी सी डी के कारण जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल ए बी सी डी के कारण जो है ए बी सी और डी ए कर देते हैं, या फिर लेंथ के टर्म में ले रहे हैं तो सिंपल ए बी बी सी सी डी और डी ए, यही चारों आएंगे। तो सबसे पहले ए बी के कारण बी डॉट डी एल प्लस इसी तरह करेंगे बी सी के कारण, बी और सी के कारण बी डॉट डी एल प्लस इसी तरह करेंगे किसके कारण, सी और डी के कारण, सी और डी के कारण बी डॉट डी एल प्लस इसी तरह किसके कारण करेंगे, डी और ए के कारण बी डॉट डी एल। ठीक है, लेकिन ये अभी तो डॉट प्रोडक्ट टूटा नहीं है, तो सब क्या है, वेक्टर का फॉर्मेशन है। ठीक है, तो B इंटू डी एल, मैग्नेटिक फील्ड ए बी में देखें तो ए बी में लेंथ का वेक्टर जो है इधर है एल वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है। तो एल वेक्टर एंड बी वेक्टर में एंगल कितना है, तो 0 डिग्री है। तो जो होगा ए बी सी डी बी डॉट डी एल होगा वो कितना होगा, बी इंटू एल इंटू कोस ऑफ 0 डिग्री प्लस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड लेंथ वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है और लेंथ वेक्टर इधर है, कितना एंगल है, 90 डिग्री। 90 डिग्री तो कोस 90 क्या होगा, बी इंटू डी एल इंटू कोस 90। ठीक है, प्लस बाहर में तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, क्योंकि ये तो मान लिया है कि बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो बी इंटू डी एल इंटू कोस 180, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेंथ वेक्टर इधर है, 180 होगा। लेकिन यहाँ पर तो बी 0 हो गया, क्योंकि बाहर में हम मैग्नेटिक फील्ड 0 मान लिया है। क्यों, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है डायमीटर से। डी और ए के कारण, डी और ए के कारण ये क्या हो जाएगा, बी इंटू डी एल इंटू कोस ऑफ 90 डिग्री। तो देखिए कोस 90 कितना होता है, 0। तो ये वाला टर्म्स भी पूरा 0, ये वाला तो b अगर 0 हो गया तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 0। यहाँ पर भी ये 0 बचा क्या, तो बस
बी डॉट डी एल जो होगा बी इंटू एल कॉस जीरो क्या होता है 1 होता है, इसका वैल्यू क्या हो गया 1। तो ए बी सी डी जो होगा पूरे लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या ए बी सी डी बी डॉट डी एल जो होगा वो कितना होगा बी इंटू एल होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। अब चलते हैं आगे। यहां तो पता चल गया है क्योंकि ए बी सी डी जो होगा बी डॉट डी एल का पहले ए बी के कारण होगा ये वाला, बी सी प्लस सी डी के कारण ये वाला, और डी ए के कारण ये वाला हो गया, ठीक है। इसके बीच में 0 डिग्री एंगल, इसके बीच में 90 डिग्री एंगल, ये इसमें 180 डिग्री एंगल भले ही है, लेकिन बी का वैल्यू बाहर क्या हो गया 0, तो सबको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। ये तो 90 डिग्री है तो खुद ही 0 हो जाएगा। तो मेरा जो फाइनली इक्वेशन बन गया बी डॉट डी एल बी एल के इक्वल आ गया ए बी सी डी में, ठीक है। अब जो है एम्पियर का सर्किटल लूप लेंगे। एम्पियर सर्किटल लूप में क्या बोलता है कि एम्पियर का नियम से बी डॉट डी एल जो होगा वो होगा म्यू नॉट इंटू जो बंद परिपथ में कुल धारा, मतलब इसको शॉर्ट में यूं बोल लें तो पीछे के वीडियो लेक्चर में ये मिल जाएगा एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे बी डॉट जी जो डी एल था वो म्यू नॉट इंटू आई होता था, ठीक है। क्या होता था म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। एक बात हमको बताइए कि अगर हम पहले मान चुके हैं क्या, थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए साइलेंट रख देते हैं और ये मान करके चलते हैं कि एल लंबाई में अभी इससे पहले जो रफ किए उसमें ये मान करके चले थे कि लेंथ जो है एल है ये वाला, और इसमें जो फेरा का संख्या है वो कितना है तो एन है, मतलब लंबाई एल में फेरों की संख्या कितना है तो एन है। तो इसलिए अगर यूनिट लेंथ मतलब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी, तो अगर एकांक लंबाई में फेरों का संख्या का अगर स्मॉल n मान लें तो ये जो होगा n अपॉन में l होगा, मतलब n इक्वल टू n अपॉन में l। देखिए ये सिंपल रूप से है क्या कि अगर l लंबाई में फेरों की संख्या n है, ठीक है, तो इस लंबाई का मतलब ये मान लेते हैं कि अगर 10 मीटर ही है तो ये मान सकते हैं कि 10 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या अगर n है तो 1 मीटर में कितना होगा, 1 मीटर लंबाई में कितना फेरा आएगा, तो जो टोटल फेरा है अपन में टोटल लंबाई। अगर उस 1 मीटर वाले को स्मॉल n मान लेते हैं तो स्मॉल n जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो कैपिटल N इंटू एल के इक्वल होगा, ठीक है। बंद परिपथ में कुल धारा का वैल्यू हमको निकालना है। आपको तो पता है कि एक जो क्लोज्ड लूप है उसमें कितना धारा फ्लो हो रहा है, तो आई फ्लो हो रहा है। कितना धारा फ्लो हो रहा है, आई, क्योंकि आई जाएगा तो यहीं हर एक वायर से आई क्रॉस करेगा, तो आई क्रॉस कर रहा है, लेकिन टोटल कितना फेरा हो जाएगा, तो टोटल फेरा जो होगा वो एन होगा। कितना होगा, एन होगा। तो बी डॉट डी एल जो हो जाएगा ए बी सी डी बी डॉट डी एल, ये जो होगा म्यू नॉट इंटू उस परिपथ में इतने बस ए बी सी डी लूप में इतना में कितना धारा जाएगा। तो सुनिए कितना धारा जाएगा, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि यूनिट लेंथ में
यूनिट लेंथ में कितना धारा जा रहा है। तो यूनिट लेंथ में एकांक लंबाई में धारा का अगर वैल्यू ज्ञात करना होगा तो उस यूनिट लेंथ में और इनटू उस यूनिट लेंथ में कितना फेरा है। अगर एक फेरा में I करंट जा रहा है तो 10 फेरे में कितना करंट जाएगा, तो 10I जाएगा। कितना जाएगा, 10I जाएगा। तो उसी तरह L लंबाई में कितना करंट जाएगा, तो L लंबाई में कितना फेरा है, तो N फेरा है, तो टोटल कितना करंट जाएगा, तो कैपिटल N इंटू I। क्या होगा, कैपिटल N इंटू I। कैपिटल N इंटू I, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 और 2 को इक्वल करेंगे तो B डॉट DL ये सेम, LHS तो सेम है, तो BL जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा म्यू नॉट इंटू N इंटू I। ठीक है, N का वैल्यू यहां से निकल सकता है। देखिए क्या होगा, N का वैल्यू, N जो होगा वो N इंटू L इक्वल टू N होगा। कैपिटल N का वैल्यू यहां पे रख देते हैं, तो कैपिटल N का वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये जो आ जाएगा B इंटू L इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कैपिटल N जो है N इंटू L है, N इंटू L इंटू I। L से L कैंसिल, तो जो मेरा B आया वो कितना आया, B जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट N इंटू I। N क्या है, N जो है यूनिट लेंथ में, क्या N जो है यूनिट लेंथ में फेरों की संख्या है, मतलब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो इस इक्वेशंस को आप याद रखेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर में प्रोड्यूस होगा वो कहीं नहीं प्रोड्यूस होगा, वो बस सेंटर पर प्रोड्यूस होगा। सेंटर पर जो होगा डायरेक्शन इधर होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो म्यू नॉट इंटू NI। N जो है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन आया सोलेनॉइड का। बाहर में हम मैग्नेटिक फील्ड 0 मान लिए थे, अंदर में बस मैग्नेटिक फील्ड था। अंदर के मैग्नेटिक फील्ड का आप कैलकुलेशन करेंगे तो म्यू नॉट इंटू N इंटू I आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस है। एक NCERT में क्वेश्चंस है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं।